हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 13। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें, ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिल्कुल बीपीएसएससी के पैटर्न पे हैं सारे क्वेश्चंस, और इसमें मैथ्स भी इंक्लूड किए गए, ठीक है। और करंट का क्वेश्चंस मैंने कुछ ज़्यादा भी रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 100 से कितना स्कोर किया। इसका पीडीएफ आप या तो इस नीचे दिए के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि योग दर्शन जो वो सांख्य दर्शक के पूरक दर्शन के नाम से भी विख्यात है, ठीक है। और इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य जो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि योग दर्शन के मुख्य लक्ष्य ये है कि मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर चलकर वह जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से होता है। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का सेफ स्कोर क्या। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का सेफ स्कोर जनरल के लिए 72, बीसी कैटेगरी के लिए 68, एससी कैटेगरी के लिए 62 और एसटी कैटेगरी के लिए 65। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप मान करके चलेंगे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आप इस कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज जो नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जो कि गुजरात में ये पड़ता है। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वो मोहम्मद कह सकते हैं, मोहम्मद हसन, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है या फिर हिंदुस्तान का तोता के नाम से ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। आरोग्य वन का उद्घाटन हाल ही में किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, ठीक है। यानी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो केवड़िया गाँव है वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया था आरोग्य वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए कि किस भारतीय अभिनेता को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो है ओम पुरी, ठीक है। ऑप्शन हम बी यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ओम पुरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य से प्रसिद्ध है, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल से संबंध रखता है, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। बात यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो सीमांचल दास, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम शॉर्ट में IMF कहते हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कह सकते हैं कि वाशिंगटन DC, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है, तो क्रिस्टीन लेगार्ड है, जो कि जर्मनी से संबंध रखती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, जर्मनी से संबंध रखती है। चलिए नेक्स्ट वन बनता है कि किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी, किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा सेफ विकास खन्ना, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एंडीज, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह स्थित है, एंडीज। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एंडीज की सर्वोच्च जो चोटी है, उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो एकांकागुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा मानी जाती है, तो ये कौन सी नदी बनाती है। सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो मिलती हैं तब यह बनता है सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित
कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन सी यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, किसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया? ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग था। देखिए, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। और मैंने कल पूछा था कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भारत सरकार ने किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो कि किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? सबसे पहला थे वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, हबीबुल्ला यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले थे, और वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा है। अगला प्रश्न है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है साल्वे प्रक्रम के द्वारा। किसका? तो साल्वे प्रक्रम के द्वारा सोडियम कार्बोनेट्स का उत्पादन किया जाता है, जो कि औद्योगिक पैमाने पर, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और अगर हम बात करें साल्वे प्रक्रम, देखिए पूरा नाम अगर हम यहाँ पे ध्यान रखें इनका, तो अर्नेस्ट साल्वे इनका पूरा नाम था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है? हेलोटिज्म कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नारायणी। ठीक है, गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है नेपाल में। एनीमिया मुक्त भारत, यहाँ पे मुक्त होगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अमोनिया मुक्त भारत में जो टॉप पे है, सबसे शीर्ष स्थान है, वो हरियाणा का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान के बारे में बात कही गई है। अगर वहीं पे बात करें 332, क्योंकि इसी से संबंधित है, यहाँ पे लोकसभा की बात की जाती है, और अगर 332 के अनुच्छेद देखें तो वहाँ पे राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान के बारे में बात कही जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांसिंग विथ लाइफ। ठीक है, रोमांसिंग विथ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक्चुअली ये इनकी जीवनी है, देव आनंद। ठीक है, देव आनंद की ये जीवनी है रोमांसिंग विथ लाइफ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेसी मूल्य, जिसको सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं, के सिद्धांत पर आधारित है? कार्ल मार्क्स के द्वारा ये दिया गया था, और ये पूंजीवाद पे जो कि आधारित है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, निम्न में से किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में 2020 की बात की जा रही है। ठीक है, 2020 के एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर होगा ईशिका चौधरी, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार उपबंधित करता है? प्रतिनिधि सरकार उपबंधित करता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इस शासन व्यवस्था में निर्णय लेने का जो कार्य होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और इस टाइप का कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो था वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुजारे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय सांपला आसौदा रियासत के नवाब कौन था? वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर एक सेट प्रोवाइड करा जा रहा है बिहार एसआई के लिए, साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा इलाही बख्श। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी? जमींदारी लीग की स्थापना 1924 में हुई थी। 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटू राम। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस प्रदेश की सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? बताइए किस राज्य की सरकार ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, करंट आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे मात्रा में, तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति नामक 6 महीने का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया?
ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया मिशन शक्ति नामक 6 महीने का जो कि महिला सशक्तिकरण अभियान है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो पर्वत है वो कह सकते हैं कि सबसे पुरानी पर्वत है। ऑप्शन बी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरावली की सबसे पुरानी चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़, याद रखिएगा धूपगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, स्टीफन हेल्स। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अनामुडी जो शिखर है कहाँ स्थित है? अनामुडी जो कि हम कह सकते हैं ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट है कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है? कॉर्पस लुटियम जो है वो क्या संस्रावित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का स्त्री हार्मोन है, मादा हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो चंडी मंदिर। ठीक है, चंडी मंदिर। और चंडी मंदिर कहाँ पड़ता है? तो पंचकुला जिले में, ध्यान रखेंगे पंचकुला जिले में। अगला प्रश्न बनता है कि चौटोंग, ठीक है, चौटोंग नदी का निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है? चौटोंग नदी जो है वो किसकी एक सहायक नदी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। चौटोंग नदी जो है वो कह सकते हैं कि घग्गर नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके बताइए। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो बताइए कि परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कैसे करते हैं। यहाँ पे 80% जो कि अंग्रेजी में इंग्लिश में पास होता है, साथ ही साथ 85% गणित में पास होता है और 75% दोनों में। तो इसको हम जोड़ लेते हैं और इसमें से हम इसको घटा लेते हैं। कितना हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 165। 165 में से 75 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 90। 90 आ गया तो 90% ये क्या हुआ? 90% जो कि पास बच्चे हो गए। ठीक है, 90% टोटल पास बच्चे हो गए। तो कितने फेल हुए? आप कहेंगे 10% फेल हुए। ठीक है, यानी कि ये 100 में से घट जाता है। तो 10% फेल हुए और 10% की वैल्यू यहाँ पे दिया गया कि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू 45 है। तो 100% बताइए कि 100% वो एग्जाम्स में कितने बच्चे बैठे थे? तो 10% की वैल्यू 45, तो 100% की 450 यानी कि 450 करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बनता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। यह किसका नियम है? तो ये किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट वन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉस्की का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसे वर्ष 2020 का वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऐश्वर्या श्रीधर। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह सचिव के कार्यकाल को 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है बताइए, जिनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी गई है? और वर्तमान में है अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंद्रहर दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रहर दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की धौलाधर श्रेणी में एक पहाड़ी दर्रा है, ये ध्यान रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश के पर्यटक शहर जो धर्मशाला है, धर्मशाला के पास इंद्रहार पास का एक जो कि कह सकते हैं ये कांगड़ा और चंबल जिलों के बीच जो कि सीमा निर्धारित करता है, सीमा बनाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, सिंपल सी भाषा है, आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के मध्य? कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन डी को टिक करें। अगला प्रश्न बनता है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की जो औषधि होती है किस लाइकेन से प्राप्त होती है?
तो परमेलिया जो कि ये लाइकेन से प्राप्त होता है परमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 का विषय क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को। अगर पूछ ली कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप कहेंगे 25 जनवरी को जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। इसका विषय क्या है तो इसका विषय था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी पर्यटन और ग्रामीण विकास। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य ने 5 जिलों में प्रोजेक्ट शील्ड पहल शुरू की है। प्रोजेक्ट शील्ड जो पहल स्टार्ट करी गई है वो तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, सही कथन कौन सा है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया सदस्य अंडोरा देश बना है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 189 है। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि पहले 189 था। अंडोरा के जुड़ने के बाद अब IMF में सदस्य देशों की संख्या 190 हो गई है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट गलत है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा कब की, यानी मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1946। ऑप्शन डी सही होगा, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न बनता है कि पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय की विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रजयान। ठीक है, ब्रजयान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था कब किया गया था? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण जिसका नाम दिया गया था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जो दिया गया था वो हुआ कब था? 18 मई 1974। ठीक है, 18 मई 1974। और ध्यान रखेंगे जो दूसरी बार हुआ था वो 11 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, दूसरी बार 11 मई 1998 को। और 11 मई जो हुआ था इसी की वजह से प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो देखिए, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका। ऑप्शन बी सही होगा, निहारिका। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वह विलयन जो अम्ल या फिर यहाँ पे क्षार होगा, ठीक है, क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, क्या कहलाता है? हम उसको बफर विलियन कहते हैं। ऑप्शन ई करेक्ट होगा, बफर विलियन। नेक्स्ट वन है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तुम लोग उनको क्रोपोफिल्स कहते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में भारत सरकार ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया, यह किससे संबंधित है? जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया तो इसका संबंध किससे? तो महिलाओं और बाल विकास के मुद्दों से संबंधित है। सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या? हाल ही में भारत के नशा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में भारत के नशा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो R.K. चिट्टी पंडिपति। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, इन्हीं को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? देखिए, कभी कभी प्रांतों को ना लिख करके सूबा लिखता है। ठीक है, सूबों कह सकते हैं, प्रांतों कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सूबों में सबसे पहले किसने बांटा? तो अकबर ने बांटा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगर पूछ ले कि अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 12 थी, ध्यान रखेंगे। और ये जो कि हम ध्यान रखेंगे शाहजहाँ के समय अगर हम बात करें तो शाहजहाँ के समय ये बढ़ करके कितना हो गया था? 18 हो गया था। 12 से बढ़ करके 18 तक चला गया था सूबों की संख्या। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वन बनता है कि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये जो पड़ता है बिहार में पड़ता है, बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस झील का नाम बताइए जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो झील है। तो सही आंसर होगा कांवर ताल झील, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि किसे देश बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया। देश बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया किसे, चित्तरंजन दास को। ठीक है, चित्तरंजन दास को। CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद। अध्यक्षता की बात की जा रही है। अगर क्वेश्चंस में महासचिव पूछा जाता तो महासचिव जो होते वो NG अरंगा होते, ध्यान रखेंगे महासचिव, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। दीवानी जो प्रदान की गई थी इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 में शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया, बताएं। केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बना है वो है कथकली। ठीक है, कथकली का संबंध भी केरल से और मोहिनीअट्टम का संबंध भी केरल से। कथक जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में, जो कि सबसे प्रथम जो उपदेश था उनका सारनाथ में दिया गया था और सबसे अधिक जो उपदेश उन्होंने दिया था श्रावस्ती में दिया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे पहले नीति आयोग, अभी जो वर्तमान में नीति आयोग है, पहले इसको योजना आयोग कहते थे और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अगर नीति आयोग है और यहाँ पे अगर हम देखते अरविंद पनगड़िया दिया रहता तो वहाँ पे अरविंद पनगड़िया को टिक कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास गुलजारी लाल नंदा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग ही था, पहले योजना आयोग ही था। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, यानी हम कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह से आपको याद रखना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन अभी पूछ ले कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है, ध्यान रखिएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो किसे भेजा गया था, यहाँ पे सही आंसर होगा अफजल खां, ऑप्शन बी को टिक करेंगे अफजल खां। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, तो ये सही आंसर होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका या कह सकते हैं कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। देखिए हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, तो प्रस्तावना में एकमात्र एक ही बार, और वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न ये बनता है कि लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 1973, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो ली गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर की गई थी और ये जो जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। और अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य जो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था, तो सोवियत संघ कह सकते हैं, यानी वर्तमान में रूस से ग्रहण किया गया था। और इसका संबंध जो है वो 51 के क में है, 51 के ए में इसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन जो है वो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई थी, और ये था ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड कह सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को कौन सी संगठन जारी करती है? संस्था या फिर संगठन जारी करती है? मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट वन बनता है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 जो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और इसमें केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उड़ीसा में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो कि केरल के कोचीन को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगा? केरल के कोचीन से कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगा? तो ये जोड़ा जाएगा मंगलोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो सबसे पहले बात ये आती है कि पटना का गोलघर का निर्माण हुआ कब था। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। योजना बनाई गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टीन कह सकते हैं, गार्स्टीन। ठीक है, गार्स्टीन ने अनाज के यानी ब्रिटिश फौज के लिए अनाज भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू कराया। 1784 को इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज्य 20 जुलाई 1786 में संपन्न हुआ। तो 1786 में संपन्न हुआ और 1786 में किसका समय था? तो आपको पता है कि 1786 से लेकर के 1793 तक जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था, इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना का गोलघर बनकर के तैयार हुआ था, उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि आपने बात समझ लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, 305 ईसा पूर्व में जो मौर्य शासक ने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और काबुल और बलूचिस्तान के इलाके प्राप्त किए, किसने? और वो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गमेक्सिन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट वन बनता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं और वो कौन कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो होता है वो होता है हमारा प्रोटियम, दूसरा जो होता है वो ड्यूटेरियम और तीसरा जो होता है वो ट्राइटियम। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, और वो है ट्राइटियम। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 समस्थानिक इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर जो है वो किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। जो वो सिलेंडर लेकर के पानी में जाते हैं, इसमें यही 2 गैसों का मिश्रण होता है। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी? भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की थी। ठीक है, और मार्टिन बेहम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। मार्टिन बेहम ने विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला जो मुख्य कार्यालय स्थापित किया था, करेक्ट आंसर होगा 1882 अड़यार। ठीक है, अड़यार। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो वो संबंधित है किससे? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रो समझकर। देखिए हाइड्रोपोनिक्स का संबंध होता है कि मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि करना। ठीक है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि करना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कि सिर्फ पानी की मदद से, ठीक है, बिना मिट्टी के पानी की मदद से सिर्फ और सिर्फ इसमें खेती की जाती है, कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि की जाती है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक 100 वाट और 200 वोल्ट का लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? देखिए
इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दो फार्मूले का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पहला हम फार्मूला ये लगाते हैं कि जो पावर होता है, ठीक है, यानी शक्ति बराबर हम कह सकते हैं कि VI होता है एक इस तरह से। और यहाँ पे देखिए पावर कितना दिया गया 1000 वाट और V के जगह पे हम 200 वोल्ट रख लेते हैं और यहाँ पे हमारा एम्पियर निकल जाएगा। यानी I की वैल्यू कितनी निकली, आप कहेंगे 1/2, ठीक है, I की वैल्यू 1/2 निकल गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जो फार्मूला होता है सिंपल सा V बराबर IR, जो ओम के नियम से निकलता है, V बराबर IR। वोल्ट 200 दिया गया, वोल्ट मैंने 200 रखा। एम्पियर हमारा कितना निकला था 1/2, ठीक है, 1/2 और R को मैंने यहाँ पे रख दिया जो कहते हो, तो ये कितना हो जाएगा 400। और R का जो यूनिट होता है क्या होता है, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है, ठीक है, ओम होता है, यानी 400 ओम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बात समझ में, यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ होंगे, आप दोनों फार्मूले को याद रखेंगे, डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात क्या होगा। चलिए, दो अनुपात दिए गए, दो कोणों का अनुपात, यानी 5 और 4 9x बराबर अगर हम 180 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकलती है 20। अब हमें करना क्या है कि दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात, अंतर से अनुपात 4 और 5 का अनुपात अंतर होगा x और दोनों का योग का अनुपात अंतर हो जाएगा जो कि इतना, तो दोनों कटा दिए 1:9। सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना इसमें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि अब क्या होगा। P तथा Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि R की मदद से वो काम को 3 दिन में ही पूरा कर सकते हैं, यदि कुल मजदूरी 3200 रुपये हो तो R को कितनी देनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P जो है वो 6 दिन में कर सकता है, Q जो है वो 8 दिन में कर सकता है और R की मदद से यानी P, Q और R तीनों मिलकर के उस कार्य को 3 दिन में ही खत्म कर देते हैं। तो तीनों का अगर हम देखें, सबसे पहले हम यहाँ R के निकाल लेते हैं कि R अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए 6 8 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अगर इफिशिएंसी देखें तो 6 चौका 24, 8 3 24 और यहाँ पे देखिए 3 8 24। अगर हम R यहाँ से निकालें तो तीनों में से अगर हम दोनों घटा दें तो निकल जाएगा, यानी टोटल वर्क 24 है और 8 में से दोनों की इफिशिएंसी घटा दें तो 7 यानी 1। R अकेले 24 में कर सकता है, तो 24 में कर सकता है तो इसकी इफिशिएंसी कितनी हो गई 1 हो गई। इन दोनों की इफिशिएंसी 4 3 और 1 हो गई। तो बांटना किसे, R को देना है, तो जिसे देना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। टोटल कितना हो गया 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे 8 रखते हैं। टोटल हो गया कितने रुपए को बांटना है 3200 रुपये को। चलो यहाँ पे मैंने 32 रखा, तो 8 चौका 32 यानी 400 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और R को कितने रुपये मिलेगी 400 रुपये मिलेगी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। पटना आए थे 1821, ऑप्शन ए को टिक करेंगे 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गैलापागोस द्वीप समूह हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था, यह निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर में ये स्थित है, ठीक है, इक्वाडोर। अच्छा इक्वाडोर की राजधानी क्या होती है। इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अल्फ़ा 20 किससे बनते हैं। अल्फ़ा जो 20 बनता है वो कवक से बनता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 2 किस तिथि को लॉन्च किया गया था। बताइए कि चंद्रयान 2 किस तिथि को लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से 15 जुलाई को तो बोला गया था लॉन्च करने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं किया गया और ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था चंद्रयान 2। और अगर बात करें कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था तो 22 अक्टूबर 2008। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन सी को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग प्रयोग करते हैं पोटास एलम, ऑप्शन डी, ठीक है, पोटास एलम जिसको फिटकिरी कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 4 पॉइंट्स दिए गए और आपको बताना है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत किसमें निहित है। देखिए लैंगिक समानता का सिद्धांत जो कह सकते हैं, सिद्धांत जो है वो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्र के नीति निषेध सिद्धांत सभी में है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने वार्षिक शिकारा रेस आयोजित किया। बताइए शिकारा रेस कहाँ पे आयोजित किया। श्रीनगर में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए दस्त-ए-लूत जो है वो ईरान में है, ना कि इराक में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा गलत है, बाकी ऑप्शंस को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा का संबंध है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि नागर शैली मुख्य विशेषताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागर शैली, ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए गए नागर शैली से संबंधित और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सही है। देखिए नागर शैली का प्रथम बात करें तो इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती थी, बिल्कुल सही। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते थे। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों का स्तंभ नहीं होते थे। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 2020 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया जनजातीय मंत्रालय। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। मुझे यकीन है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सेट नंबर 13 कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेंगे 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस जो कि लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ, और 20,000 से प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और साथ ही साथ बहुत कुछ। मैं आपको बता दूं कि इस फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और आज ही यूज़ करें हमारा रेफरल कोड निरंजन 10, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैचेज जो कि आपकी ऑलराउंडर प्रिपरेशन के लिए होगा। अब अनअकैडमी के साथ अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपने इस बार जो बीपीएससी प्रीलिम्स दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच को। इसमें सारे जीएस के सब्जेक्ट टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे, जिनके साथ पीडीएफ रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। उसी के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो हुई ना पूरी बीपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से। तो कोर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाकर के इनरोल हो सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं फुल गाइडेंस के साथ तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें विजय फाउंडेशन बैच में, क्योंकि इसमें आपको प्री और मेंस के साथ कंप्लीट कोर्सेज कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि रोज़ लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास भी होंगे और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएंगे। यही नहीं दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ भी आपका कवर कराया जाएगा, जो कि अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ये कोर्सेज अच्छे होंगे, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है 8 जनवरी से, तो आप जाकर के इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी देरी करनी चाहिए। अब अगर आप बीपीएससी के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने लिंक दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे आपको बिहार के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका डायरेक्ट मिलता है। जैसे अगर जाने माने एडुकेटर्स की बात करें तो आपको पता है कि पवन झा हुए, शशि शरण सर हुए, ये सभी काफ़ी टॉप एडुकेटर्स हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें अपना गोल बीपीएससी को चूज़ करना है और साथ ही साथ प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरे रेफरल कोड जो कि निरंजन 10 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। निरंजन 10 का यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से इन कोर्स को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चुनें और मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पे पढ़ना शुरू करें। निरंजन 10 मेरा रेफरल कोड है, आप यूज़ करते पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और बीपीएससी क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए।